ब्लॉकचेन, ये शब्द हम सबने सुना है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, खासकर जब कोई ट्रांजैक्शन होता है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचे, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई बिना किसी बैंक के या किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के कोई लेन देन भरोसे के लायक कैसे हो सकता है, सब उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। ब्लॉकचेन असल में इसी मुश्किल सवाल का जवाब है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी नींव से। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ऐसी डायरी हो जिसे कोई बदल ही नहीं सकता, एक अनचेंजेबल डायरी। देखिए, ब्लॉकचेन की जो बुनियाद है ना, उसे कहते हैं लेजर। अब ये लेजर क्या है? इसे एक दुकानदार की डायरी की तरह समझिए, जिसमें हर एक छोटा बड़ा लेन देन सब कुछ दर्ज होता है। ये एक डिजिटल बही खाता है जिसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? एक बार इस लेजर में कुछ लिख दिया गया तो बस वो पत्थर की लकीर है। उसे ना तो बदला जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड बुक तो आ गई, पर सवाल ये है कि इन सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ सिक्योर कैसे रखा जाता है। चलिए अब इसे देखते हैं। प्रोसेस ना सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है काफी सीधी। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है। जब वो ब्लॉक अपनी कैपेसिटी तक भर जाता है तो फिर एक नया ब्लॉक बनता है। और यहाँ आता है सबसे जरूरी हिस्सा। हर नया ब्लॉक एक बहुत ही मजबूत डिजिटल ताले मतलब क्रिप्टोग्राफी से अपने पिछले वाले ब्लॉक से जुड़ जाता है, एक के बाद एक, और बस इसी से बन जाती है एक चेन। तो अब ये चेन तो बन गई, पर इसे सेफ कौन रखता है? कौन है इसका रखवाला? इसका जवाब एक शब्द में है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी कोई एक सेंट्रल कॉपी होती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक सर्वर पर रखी है, बल्कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन की कॉपी नेटवर्क से जुड़े हर कंप्यूटर पर होती है। इन कंप्यूटर्स को हम नोड कहते हैं, मतलब सीधा सीधा हिसाब है। सबके पास एक ही रिकॉर्ड बुक की एक जैसी कॉपी है। तो ठीक है, अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझ गए हैं, तो क्यों ना इन सबको एक साथ जोड़कर देखें और समझें कि एक असली ट्रांजैक्शन आखिर होता कैसे है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए ओजस को अनुष्का को 3550 रुपीस भेजने हैं। यहाँ एक और मजेदार बात है, सिस्टम में असली नामों का इस्तेमाल ही नहीं होता। मतलब ओजस और अनुष्का के नाम नहीं दिखेंगे। हर किसी की पहचान एक पब्लिक की से होती है। इसे एक तरह का डिजिटल एड्रेस समझ लीजिए। इससे होता यह है कि पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। तो प्रोसेस कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ओजस ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं, ठीक? फिर उनकी ये रिक्वेस्ट नेटवर्क पर मौजूद सारे कंप्यूटर्स यानी नोड्स के पास जाती है, एक ब्रॉडकास्ट की तरह। अब इन सभी नोड्स का काम है चेक करना कि क्या ओजस के पास सच में उतने पैसे हैं भी या नहीं। और अगर ज्यादातर नोड्स कहते हैं हाँ सब ठीक है, मतलब वो मंजूरी दे देते हैं, बस तभी जाकर उस ट्रांजैक्शन को एक नए ब्लॉक में जोड़ा जाता है। और ये जो ज्यादातर नोड्स की बात हमने की, इसका एक पक्का नियम है। किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिड मानने के लिए नेटवर्क के 50% से ज्यादा कंप्यूटर्स की सहमति चाहिए ही चाहिए। इसे ही टेक्नोलॉजी की भाषा में कंसेंसस या आम सहमति कहते हैं। तो वापस ओजस वाले उदाहरण पर आते हैं। मान लीजिए 52% नोड्स ने कहा कि हाँ ट्रांजैक्शन सही है। अब जैसे ही ये 50% वाला मैजिक नंबर पार हुआ, ट्रांजैक्शन को वैलिड मान लिया जाएगा, भले ही बाकी के 48% नोड्स ने अपनी जांच अभी पूरी की हो या ना की हो, मेजॉरिटी की ही चलेगी। तो एक बार अप्रूवल मिल गया, फिर इस ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ एक बंडल बनाकर नए ब्लॉक में डाल दिया जाता है, और वो ब्लॉक हमेशा हमेशा के लिए उस चेन का हिस्सा बन जाता है। बस कहानी खत्म। अब ये रिकॉर्ड पक्का है, परमानेंट, कोई इसे बदल नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना भरोसेमंद और सिक्योर है क्यों? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। देखिए, इसके पीछे 3 मेन वजह हैं। पहली, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक इंसान या कोई एक कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती, कोई बॉस नहीं है। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब जितने भी वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें कोई भी देख सकता है, सब कुछ खुला है। और तीसरा, जो हम बार बार कह रहे हैं, ये इम्यूटेबल है, मतलब अपरिवर्तनीय,
एक बार जो लिख गया सो लिख गया, उसे बदला नहीं जा सकता। और यही 3 चीजें मिलकर इसे इतना पावरफुल और भरोसेमंद बनाती हैं। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, पर असली सवाल अब शुरू होता है कि इस टेक्नोलॉजी से और क्या-क्या बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा वोटिंग सिस्टम जिसे कोई हैक ना कर सके, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट जहां हर चीज का हिसाब पक्का हो। सच तो ये है कि इसकी संभावनाएं अनंत हैं। सोचने वाली बात है ना?